बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किया था और इसमें लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आज उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सॉल्व द सिस्टम। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, और इसको हमने सॉल्व करना है। कितने मेथड्स के जरिए? 4 मेथड के जरिए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, गाज एलिमिनेशन, गाज जॉर्डन एंड क्रेमर रूल के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख देंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले, यानी ये जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है वो पहले मैट्रिक्स में आ जाएंगे। देख ले, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट 1, तो 1 1 1 आ जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट -3, जेड का कोएफिशिएंट 1, तो 2 -3 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। तो इस सिस्टम में कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। अच्छा, फिर राइट हैंड साइड में देख ले, कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू को आपने तीसरे मैट्रिक्स में लिख देना है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं। पहले मैट्रिक्स को आप ए का नाम दे दे, दूसरे मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे दे, तीसरे मैट्रिक्स को आप बी का नाम दे दे, ए एक्स इक्वल टू बी का नाम दे दे। इसको आप कह दे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो 4 मेथड से इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, 4 मेथड के जरिए। तो पहला मेथड कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट जो मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन हमें गिवन है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले ए डिटरमिनेंट को फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? ए डिटरमिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटरमिनेंट। तो चलो ए डिटरमिनेंट को फाइंड कर लेते। उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले। ए मैट्रिक्स कौन सा? ये 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 एंड -1 2 -1। क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आपने करना होगा। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो जब रो 1 के जरिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। क्या रह जाएगा? -3 1 2 -1 रह जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। अब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा? 2 1 -1 -1। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 1, पे डिटरमिनेंट लगाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा? 2 -3 एंड -1 2 आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो 2/2 डिटरमिनेंट है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाना होगा। तो बाय 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। फिर माइनस है, और 2 -1 से आएगा -2 + 1 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 एंड 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा। सो 3 -2 से आएगा 1, -2 + 1 से -1 आ रहा है, लेकिन एक माइनस बाहर भी है तो +1 आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। 4 -3 से आ रहे 1, तो 1 + 1 + 1 से क्या आ रहे? ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहे 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ए डिटरमिनेंट 3 के बराबर आ गया, मतलब डिटरमिनेंट तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10, या इस तरह लिखते हैं कि सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो चूंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इक्वेशन 1 के साथ में इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो क्या लिखा है? प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। इक्वेशन 1 के साथ ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर ले, तो आपने यहां पर लिखना है ए इनवर्स इंटू ए एक्स, और यहां पर भी आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये ब्रैकेट लास्ट 2 मैट्रिसेस पर है, तो पहले 2 मैट्रिक्स पर मैं लगा सकता हूं, यानी ए इनवर्स और ए पर मैं लगा सकता हूं। ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स और ए से क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आई एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आई जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इससे वापस एक्स आ जाएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अगर आपने x को फाइंड करना है, यानी इस x मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स है, हमारा मेन टारगेट तो वेरिएबल को फाइंड करना होता है ना, एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी है। तो उस वेरिएबल मैट्रिक्स x को अगर आपने फाइंड करना है तो आपको ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा b के साथ। तो इसको चलो आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
तो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ए इनवर्स नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। चलो आप इसको नाम दे दे इक्वेशन 3 का। ठीक है सर, तो डिटरमिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है 3 के बराबर आ रहे। अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट का क्या तरीकाकार होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, आपने उस ए मैट्रिक्स को रिप्लेस करने इसके कोफैक्टर के साथ। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था उसको रिप्लेस करने कोफैक्टर के साथ, यानी आपने लिखना है A11 A12 A13, फिर क्या लिखना है A21 A22 एंड A23, फिर क्या लिखेंगे A31 A32 A33 आपने लिखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोफैक्टर को फाइंड करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसका जब आपने ट्रांसपोज ले ले, जब आप ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर एलिमेंट्स का, वही आपके पास एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट की क्या डिफिनीशन है कि मैट्रिक्स ए को आपने रिप्लेस करना है उसके कोफैक्टर के साथ, जब उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले ले तो वो आपके पास एडजॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें इन कोफैक्टर को फाइंड करना होगा, फिर उनकी वैल्यू का इसमें यहाँ पर पुट करेंगे और ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आएगा। तो अभी हमने ये तमाम वैल्यूज को फाइंड करना है, चलो देखते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोफैक्टर बराबर होते हैं ए आई जे इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे के इक्वल होता है। तो अगर मुझे A11 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, A11 विल बी इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 से आएगा 2 और ये आ जाएगा M11। तो -1 पावर स्क्वायर है ना, तो -1 से आएगा +1 और +1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने M11 लिखना होगा। M11 का मतलब ये माइनर लेना होगा, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करना है, जो एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास रह जाएगा -3 1 एंड 2 -1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 तो आपके पास आएगा 1। तो A11 का आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आपने ये बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख लें A11 का आंसर आ जाएगा 1, A12 को फाइंड करने पर 1 आ रहे, A13 से भी 1 आ रहे, A21 3 के बराबर हो जाएगा, A22 से आ रहे 0, A23 का आंसर आ जाएगा -3, A31 का आंसर 4 आ रहे, A32 का आंसर 1 एंड A33 का आंसर आ रहे -5 आ रहे। तो नाउ तो जो हमने कोफैक्टर्स लिखे थे A11 A12 उसकी जगह पर ये वैल्यूज आप पुट कर ले। ठीक है, तो A11 का आंसर क्या आ रहे, 1 है, A12 फिर 1 बन जाएगा, A13 से 1 आ रहे, A21 3 0 एंड -3, A31 का आंसर 4 आ रहे, A32 का आंसर 1 आ रहे और A33 का आंसर -5 आ रहे। तो जब आप इस कोफैक्टर एलिमेंट का ट्रांसपोज लेते वही आपके पास क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें जो कि ये कोफैक्टर एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यानी 4 1 -5 आ जाएगा। तो आपके पास एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, यानी ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 ओवर ए डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो उसकी जगह पर ये वैल्यूज पुट कर ले। अच्छा, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटरमिन की वैल्यू आ रही थी 3 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 1 3 4 1 0 1 एंड 1 -3 -5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 2, या इस तरह लिख ले कि सो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 हमारे पास किसके इक्वल था, इक्वेशन 2 बराबर था x इक्वल टू ए इनवर्स b के बराबर था। तो a इनवर्स की वैल्यू है 1/3 और 1 3 4 1 0 1 1 -3 -5 और b के बराबर था। तो b कौन सा मैट्रिक्स था, b मैट्रिक्स जो था वो था 4 2 -1। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का
प्रोडक्ट लेना है। तो इंतहाई आसान है, देख ले 1/3 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, ये बाद में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना होगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 3 2 6 आएगा, 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 बनाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 + 0 -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 3 2 6 आ जाएगा, -5 और -1 से आ रहे +5 आ रहे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो इससे क्या आ जाएगा देख ले, चलो यहाँ पर ही लिख देते हैं 1/3, और यहाँ पर 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 रह जाएगा। 4 -1 से आएगा 3, और इससे क्या आ रहे -6 और 5 से तो -1 आ रहे, 4 -1 से इससे भी आ रहे 3 आ रहे। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको किस पे डिवाइड करने, इस 3 एलिमेंट पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो x = 6/3 से क्या आ रहे 2 आ रहे, 3/3 1, 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x मैट्रिक्स था उसमें एलिमेंट्स थे x y z, तो मतलब इसका ये हुआ कि 10 x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 1, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कि आपने A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है B मैट्रिक्स के साथ और आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये तब एप्लीकेबल होगा ये मेथड जब आपके पास A इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब A डिटरमिन नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड मेथड इन्होंने कहा है गाज एलिमिनेशन मेथड, तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सेकेंड मेथड की तरफ देख ले, गाज एलिमिनेशन मेथड। हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहला मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स को x का नाम दे दिया, तीसरे मैट्रिक्स को B। तो गाज एलिमिनेशन मेथड में आपने करना क्या होता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। कौन सा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते किसे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ इकट्ठे लिख ले तो वो क्या बन जाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाते हैं। ये पहला मैट्रिक्स कौन सा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसमें एलिमेंट्स है 1 1 1, 2 -3 1, -1 2 -1। इसको आप लिख ले कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, यानी 4 2 -1 के साथ लिख ले। ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो गाज एलिमिनेशन मेथड आपको ये कहता है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। किसमें, इचुलान में। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। इचुलान की क्या डिफिनीशन है, आपको पता है कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। इस पहले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, के एंट्री भी कहते हैं या पाइवट एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके नीचे 0 होना चाहिए, यानी मुझे इस 2 को भी 0 करना है, -1 को भी 0 करना है। तो रो 1 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 1 1 4। चेंजेस किस में आएंगे, रो 2 और रो 3 में आएंगे। तो रो 2 को आपने माइनस करना होगा 2 रो 1 से, तो तभी आपके पास ये आएगा 0, बिकॉज 2 - 2 से क्या आएगा 0। रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो -3 और -2 से आएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, और 1 - 2 से आएगा -1, 2 और इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई 2 4 = 8, तो 2 - 8 से आएगा -6 आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे ये -1 भी नहीं चाहिए, इसको भी 0 करना है। तो रो 3 को आप 8 कर ले रो 1 के साथ, तो देख ले -1 + 1 0, 2 + 1 3, -1 + 1 0 आ जाएगा, -1 + 4 से आएगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब के एंट्री ये 1 है, इसके नीचे 0 तो क्रिएट हो गया। यहाँ पर देख ले के एंट्री -5 है, इसके नीचे 0 आना चाहिए। तो क्या कर ले, सबसे पहले यहाँ पर तो माइनस, इधर भी है माइनस, तो इसके साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये एलिमेंट्स पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, और रो 3 में देख ले 3 है, 3 इसको मैं 3 पे डिवाइड भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो चलो देखते हैं ना। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 1 1 एंड 4। आप इस तरह कर ले कि माइनस रो 2 ले ले, यानी रो 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बनेगा 0 5 1 एंड 6 आ जाएगा, यानी वो -5 था तो ये +5 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है,
यहाँ पर 3 है तो इस तरह कर ले कि 1/3 ले ले रो 3 के साथ, मतलब इसका ये कि रो 3 को डिवाइड कर ले 3 पर, तो 3/3 से 1 आएगा, 0/3 से 0 और 3/3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस 1 को क्या करना है, 0 करना है, यानी के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए ना। तो इसके साथ क्या किया जाए, तो यहाँ पर अगर आप देख लें रो 1 और रो 2 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा ना, 1 1 1 4 0 5 1 6। हमें चूंकि 1 नहीं चाहिए 0 चाहिए, तो आप नहीं, इस तरह कर ले कि पहले इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पर लिख ले 5 रो 3 माइनस रो 2। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 एंड 5 माइनस 5 से आएगा 0। देख लें 0 माइनस 0 से तो 0 आ जाएगा ना। रो 3 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा ना, और 5 माइनस 5 से 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 से माइनस 1 आ जाएगा। इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है तो 5 माइनस 6 से माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एक स्टेप अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो इससे भी आप ये माइनस की बजाय इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम हम चूंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आर इसके साथ लिख सकते हैं ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ज़रिए हमने इस मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर लिख ले 1 1 1 4 0 5 1 6, यहाँ पर माइनस रो 3 कर ले तो ये बनेगा 0 0 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, इचुलान फॉर्म में। अब क्या कर ले, इसको वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप लिख ले। तो नाउ यानी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स था पहला, तो इसके साथ वो वेरिएबल भी आप लिख ले। तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन कौन सा नाम दे दे, 1 का नाम इस तरह दे दे। और 0x है तो 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर ले। 5y प्लस जेड इक्वल टू 6, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। 0x 0y को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 1 है तो 1z आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखते तो सिर्फ लिख देंगे z इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। ठीक है सर, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जेड तो ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया है, जेड वैल्यू आ गई है, जेड इक्वल टू 1। अब मुझे वाई फाइंड करने है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस इक्वेशन 2, तो आपके पास वाई फाइंड हो जाएगा। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड वाई इन इक्वेशन 1, तो आपके पास एक्स भी फाइंड हो जाएगा। चलो देखते हैं। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज डेट, ये बन जाएगा 5y प्लस z की वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वल टू 6। तो आपके पास आ जाएगा 5y, ये 1 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 6 माइनस 1 से क्या आएगा, 5 आ जाएगा। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, 5 नहीं चाहिए, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 डिवाइड बाय 5 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख ले y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन 1, ताकि हमारे पास x वेरिएबल भी फाइंड हो जाए। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट x प्लस y की वैल्यू क्या है, 1, z की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 4। तो ये बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 4। तो x यहाँ पर 2 है, मुझे तो 2 नहीं चाहिए, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो 4 माइनस 2 से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो देख ले x की वैल्यू भी आपके पास फाइंड आउट हो गई है। 10 आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। ये फाइंड होगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें ये कहते हैं कि उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अब नेक्स्ट जो मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड है। गॉस जॉर्डन मेथड हमें ये कहते हैं कि उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करने। तो हमने इसी मैट्रिक्स को लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इचुलान में तो कन्वर्ट हुआ है ना, अब इसको हमने रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करना होगा। चलो देखते हैं। अच्छा जी, थर्ड जो मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड हमें ये कहते हैं कि उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पहुँच गए थे इचुलान फॉर्म में, तो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया। अब रिड्यूस इचुलान में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो रिड्यूस इचुलान की डिफिनीशन है कि के एंट्री शुड बी 1
और के एंट्री के अलावा पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख ले के एंट्री 1 है, पूरे कॉलम में 0 है, ये तो ठीक है। सेकेंड रो में के एंट्री क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मुझे इस 5 की बजाय 1 बनाना होगा। तो क्या करेंगे, चेंजेस आएंगे रो 2 में आएंगे, तो रो 3 भी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अच्छा, मुझे 5 नहीं चाहिए, इससे 1 बनाना है, तो आप कर ले क्या कि रो 2 को डिवाइड कर ले 5 पर। तो 5/5 से आ जाएगा 1, 1/5 से आएगा 1/5, 6/5 से आएगा 6/5 आ जाएगा। तो के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। अब मुझे ये 1 नहीं चाहिए, रो 1 में ये वाला 1 नहीं चाहिए, इसकी बजाय मुझे 0 चाहिए। तो रो 1 को माइनस करेंगे रो 2 से, तो 1 - 1 से 0 आएगा। ठीक है, तो चेंजेस किस में आएंगे, रो 1 में आएंगे। रो 2 और रो 3 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा। 6/5 आप लिख ले, 0 0 1 1। आप इस तरह कर ले कि रो 1 को माइनस कर ले रो 2 से, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 को माइनस कर ले 1/5 से, इसका एलसीएम लेंगे 5, 1 5 5 - 1, इससे आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5। अच्छा, रो 1 को माइनस करने रो 2 से, तो यहाँ पर 4 है, माइनस 6/5, इसका एलसीएम लेंगे 5, 5 4 आएगा 20, 20 - 6 से क्या आ रहे, 20 - 6 से आ रहे 14/5। तो यहाँ पर आप लिख ले 14/5 आप लिख ले। तो देख ले के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 तो है लेकिन पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। अब मुझे 1/5 भी नहीं चाहिए और 4/5 भी मुझे नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं, इसको भी आपने कन्वर्ट करना होगा 0 में। तो 1/5 को किस तरह 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 तो अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा ना। चेंजेस तो रो 1 और रो 2 में आएंगे। तो रो 3 क्या है, 0 0 1 1। चेंजेस आएंगे रो 1 में। 4/5 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो आप क्या कर ले कि रो 1 को माइनस कर ले 4/5 रो 3 से, यानी रो 3 के साथ 4/5 मल्टीप्लाई कर ले, फिर इससे माइनस कर ले। देख ले 1 - 0 से आएगा 1, 0 - 0 से 0। यहाँ पर 4/5 है ना, इधर भी रो 3 के साथ भी 4/5 मल्टीप्लाई कर ले, तो 4/5 - 4/5 किसके बराबर हो जाएगा, 0। 14/5 - 4/5, यानी ये है 14/5 है माइनस 4/5 है, इसका एलसीएम ले ले 5 आएगा। 14 - 4 से क्या रहे 10, तो 5 2 10, इससे आएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से रो 2 में मुझे 1/5 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो आप रो 2 को माइनस कर ले 1/5 रो 3 से। इसका फायदा क्या होगा, देख ले 0 - 0 तो 0 के बराबर है, 1 - 0 1, 1/5 माइनस 1/5 से आ जाएगा 0। यहाँ पर 6/5 है, क्या है, यहाँ पर आपके पास है 6/5 को माइनस करना है 1/5 रो 3 से, तो 1/5 और रो 3 की वैल्यू 1 है। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम आएगा 6 - 1 से आएगा 5, 5 के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर आप देख ले क्या ये रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट हुआ, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0 है। तो यस सर, ये हमारे पास रिड्यूस इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नाउ अब आप इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिख ले तो ये बन जाएगा, देख ले x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये तब तरीक़ेकार मेथड था गॉस जॉर्डन मेथड। तो अब हम लास्ट एक मेथड है गए क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर रूल के ज़रिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट मेथड है हमारे पास क्रेमर्स रूल। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, दूसरा वेरिएबल का, तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स ax = b। तो सबसे पहले तो आपने a डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, और इसका आंसर आ रहा था 3। जब आप a डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, उसके बाद आपने फाइंड करना है ax डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करना है, ax डिटरमिनेंट। तो सर ये ax डिटरमिनेंट क्या होता है, देख ले यहाँ पर x है ना, तो ये जो a मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम 1 है ये x के कोएफिशिएंट से, किसके कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट है। तो आपने इस x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है b मैट्रिक्स के साथ, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे 4 2 - 1।
बाकी दो कॉलम्स अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, 1 माइनस 3 2 1 1 माइनस 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स डिटरमिनेंट है, इसको आप सॉल्व कर ले। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जब आप करेंगे, पहले एलिमेंट 4 है, डिटरमिनेंट लगाना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे, -3 1 2 -1 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट -1 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, 2 1 -1 -1, तीसरा एलिमेंट 1 है, फिर आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा 2 -3 -1 2। तो इसको आप जरा सॉल्व कर ले, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 -1 से आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -2, 2 -2 से सॉरी 2 -1 से आएगा -2 + 1 और 2 2 4, इधर आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इससे क्या रहे, 3 -2 से 1 आ रहे, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा, -2 + 1 से -1, बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1, 4 -3 +1। तो ये क्या आ रहे, ए एक्स डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ए एक्स डिटरमिनेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या फाइंड करना है, ए वाई डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट, तो यहां पर देख ले y है ना, तो चूंकि कॉलम 2 में y के कोफिशिएंट से, क्या है y के कोफिशिएंट, तो इस y के कोफिशिएंट को आपने रिप्लेस करने मैट्रिक्स b के साथ, तो यहां पर आप लिख देंगे 4 2 -1। बाकी कॉलम 1 और कॉलम 3 अपनी पोजीशन पर आएंगे, यानी 1 2 -1 एंड 1 2 -1 है ना, और 1 1 -1 अपनी पोजीशन पर आएंगे। कॉलम 2 को रिप्लेस कर लिया मैट्रिक्स बी के साथ। अब इसको आप एक्सपेंड कर ले, तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आप कर ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा 2 1 -1 -1। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, तो 2 1 -1 -1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, 2 2 -1 -1 आ जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, 2 -1 -2, फिर आ जाएगा +1, 2 -1 -2 +1, 2 -1 -2 -1 और 2 से तो वैसे -2 आ रहा है, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, तो ये +2 बन जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा -2 + 1 -1, -2 + 1 -1 आ रहे, जब -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा +4 आ जाएगा, और इससे तो 0 आ रहे। तो मतलब ये हुआ कि ए वाई डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। अब क्या रह गया हमारे पास, ए जेड डिटरमिनेंट रह गया है। तो नाउ अब हमें फाइंड करना होगा ए जेड डिटरमिनेंट। तो जिस तरह ए एक्स डिटरमिनेंट में एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी के साथ, ए वाई डिटरमिनेंट में वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी के साथ, तो बिल्कुल इसी तरीके से ए जेड डिटरमिनेंट में जेड के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। जेड के कोफिशिएंट कौन से, ये कॉलम 3 में है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो अपनी पोजीशन पर आएगा, यानी 2 -3 -1 2। ये जो कॉलम 3 है इसको रिप्लेस कर ले मैट्रिक्स बी के साथ, यानी लिख ले 4 2 -1। अब आप इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए सॉल्व कर ले। तो देख ले, जब आप एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे तो आपके पास ए जेड डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर। नाउ अब हमें क्रेमर रूल कहता क्या है, क्रेमर रूल हमें यह कहता है कि अगर आपने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर होगा ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट के, ये इक्वल होता है। तो ए एक्स डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा था 6 और ए डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा था 3। तो इससे क्या आ जाएगा, देख ले, 3 और 6 कैंसिल होकर क्या बनाएगा 2 आ जाएगा। तो x वेरिएबल का आंसर आ जाएगा 2। अगर आपने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बराबर होता है ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो ए वाई डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 3, ए डिटरमिनेंट 3 के बराबर है। तो 3 डिवाइड बाय 3 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपने z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इक्वल होता है ए जेड डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो ए जेड डिटरमिनेंट बराबर है 3 के, ए डिटरमिनेंट का आंसर भी 3 आ रहा था, तो 3 3 के साथ कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आ जाएगा। 10 x = 2, y = 1 and z = 1 will be your complete answer by क्रेमर रूल। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, या जितने भी हमने एक्सरसाइजेस किए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, पूरे यूनिट नंबर 2 में कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।